रात का अंधेरा छाने तक दुश्मन की ट्रांसमिशन की आवाज कटकटा कर गायब हो गई थी। यकीनन मैं उनसे ज्यादा फासले पर आ चुका था और फिर नालों की गहराइयां भी रेडियो सेट की कम्युनिकेशन में रुकावट बनते हैं। मेरा सफर तमाम रात जारी रहा। 2 छोटी छोटी आबादियां भी मैंने नजरअंदाज की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से मुश्ताक की तरह जान से हाथ धोना पड़े। सुबह होते ही मैं एक खो में छुप कर लेट गया था। मेरा इरादा शाम के वक्त जुनूब का रुख करने का था, क्योंकि अब वक्त आ गया था कि मैं सरहद उबूर कर लेता। यकीनन मैं कारगिल के पहाड़ों से काफी दूर निकल आया था। अब मैं जिस इलाके में था वहाँ एक तो सर्दी की शिद्दत पहले जैसी नहीं थी, दूसरा दरख्त और झाड़ियां वगैरह भी कसरत से थे। शाम का अंधेरा छाते ही मैं खो से बाहर निकला और सितारों की मदद से जुनूब की समत का तयन करके चल पड़ा। एक नाला जुनूब मशरिक की समत जा रहा था। मैं उसी में चल पड़ा। आगे बढ़ते हुए मेरी निगाहें दाएं बाएं मौजूद दुश्मन की पोस्टों का जायजा ले रही थी। आगे जाकर वो नाला मुकम्मल तौर पर मशरिक की जानिब मुड़ गया था। जुनूब की समत जाने के लिए मुझे दाएं जानिब की बुलंदी उबूर करना पड़ती। पहाड़ की ऊंचाई देखकर मैंने हिम्मत हार दी थी। खामखा तवनाई जाया करने की बजाय मैं उसी नाले में चलता रहा। यूं भी मैं कौन सा नक्शे के मुताबिक चल रहा था कि कोई मसला होता। मुख्तलिफ नाले और छोटी बड़ी ढलानों का सफर तय करते हुए मैं एक तंग नाले से बरामद हुआ। मेरा रुख जुनूब की तरफ था। सामने एक खुला नाला था। वो वसी नाला छोटी सी वादी की शक्ल इख्तियार कर गया था। वहाँ अच्छी खासी आबादी नजर आ रही थी, जिसका अंदाजा मुझे घरों में चलने वाली लालटेन और उसी किस्म की दूसरी बत्तियों से हुआ। मैं एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा था। आबादी मशरिकी जानिब फैली हुई थी। आबादी के 300-400 मीटर जुनूब मगरिब की तरफ फैला हुआ जंगल नजर आ रहा था। सुबह सादिक होने में घंटा पौन घंटा बाकी था। मैंने आगे बढ़ने की बजाय उसी जंगल में दिन गुजारना मुनासिब समझा। गो मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी, मगर अपने साबिका तजुर्बे को याद करके मैंने किसी के घर का दरवाजा खटखटाना मुनासिब न समझा। सड़क उबूर करके मैं जंगल में घुस गया था। 10-15 मिनट बाद मुझे एक चट्टान की आड़ में झाड़ियों का ऐसा झुंड मिल गया था जहां मैं दिन गुजारने के लिए मचान बना सकता था। तुलुए आफ्ताब से पहले मैं मचान बनाकर लेट चुका था। भूख की वजह से मुझे कोई खास नींद तो ना आ सकी, मगर जिस्म को आराम मिल गया था। दोपहर तक तो मैं लेटा रहा, लेकिन उसके बाद किसी चरवाहे को मिलने के इरादे से मचान से बाहर आ गया ताकि उससे खाने पीने की कोई चीज लेकर पेट पूजा कर सकूं। आबादी करीब ही थी। यकीनन चरवाहों की आमद वहां यकीनी थी। मचान से निकलकर मैं करीबी टेकरी पर चढ़ा और अचानक ही मेरा दिल बेतरह धड़कने लगा। वो जंगल, वो इलाका मेरा देखा भाला था। ये वही जंगल था जहां मैं एक बार पहले भी मचान बनाकर छुप चुका था। बिल्कुल वही जंगल जिसमें मेरी मुलाकात कश्मीरी चरवाहन रोमाना से हुई थी। वही रोमाना जो मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से खूबसूरत थी, जो मेरी खातिर अपने शौहर से तलाक लेने पर आमादा हो चुकी थी। मेरी यादाश्त में उससे होने वाली आखिरी मुलाकात का मंजर उभरा। पता नहीं वो अब वहाँ आती भी होगी या नहीं। उसे अब भी अपने अजनबी से प्यार होगा या 1-2 बच्चों की माँ बन गई होगी। मेरे दिमाग में कई सवाल उभरे। उसके साथ ही मेरे दिमाग ने मुझे उस जानिब का रुख करने से मना किया, लेकिन फिर मैं कदमों को रोक ना पाया था। इलाके की पहचान होते ही सारे रास्ते मुझे अजबर हो गए थे। मैं उसी जानिब रवाना हो गया। कम से कम मुझे उस पर भरोसा तो था और वो मेरे लिए खाना भी ला सकती थी। यूं भी पलवशा के बाद मेरी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उस तरफ बढ़ता गया। मैं मचान से थोड़ा दूर ही था कि बकरियां और भेड़ें उस इलाके में घूमती नजर आने लगी। जल्द ही मैं घनी झाड़ियों के दरमियान पड़ी उस खाली जगह पर पहुंच गया था जहां मैंने 2 इंडियन सिपाहियों को रोमाना की खातिर मौत के घाट उतारा था। वहीं उसके हाथ की बनी लजीज चाय से लुत्फानंदोज हुआ था और उसी जगह जाने कितनी देर हम बैठे बातें करते रहे थे। वहाँ कोई चादर लपेटे सोया हुआ नजर आया। इससे पहले कि मैं सोए हुए शख्स की जानिब बढ़ता, एक झाड़ी के पीछे से करीबन मेरा हम उम्र जवान सामने आया। कदमों की आहट सुनकर मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया था। वो भी मुझे हैरानी से घूर रहा था। लिबास, हुलिया और कंधों से लटकी क्लैशनकोफ मेरी शख्सियत का तयन कर रहे थे। सलाम कहने के लिए मेरे लब हिलने ही लगे थे कि उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसका अंदाज देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। करीब आकर वो सरगोशी में बोला, अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी उसी तरह दबे लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम। वो मेरा हाथ पकड़कर उसी झाड़ी की तरफ बढ़ गया जिसके पीछे से वो बरामद हुआ था। 2 पत्थरों के नीचे जलती हुई आग और उस पर रखा चाय का कटोरा देखकर मैं अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गया। वो कटोरा भी मुझे जाना पहचाना लग रहा था। वही रोमाना वाला कटोरा था या शायद उसी की तरह लग रहा था। मुझे अपने साथ बिठाते हुए वो नादिम लहजे में बोला, माजरत खा हूँ, आपको इसलिए बोलने से मना किया था कि कहीं वो जाग न जाए। सोए हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं हुई थी। मेरे सरगोशी भरे लहजे में गहरा इश्तियाक शामिल था। मैंने पूछा, कौन है वो? वो बोला, है एक बदनसीब। उसके लहजे में गहरा दुख दर आया था। मैंने कहा, शायद आप बताना नहीं चाहते। न जाने क्यों मुझे उसके बारे में कुरेद लगी थी। वो बोला, छोटी बहन है मेरी। इस मर्तबा उसने सच उगल दिया था और गालिबन आपका ताल्लुक किसी जहादी ग्रुप से है। मैंने गोलमोल अंदाज में कहा, कुछ ऐसा ही समझो। उसने पूछा, कुछ खाओगे?
मैंने साफ गोई से कहा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। झोले से खाने की पोटली निकालकर उसने मेरे सामने रख दी। मैंने बगैर किसी तकलीफ के पोटली खोली और खाने को जुड़ गया। वो दाल के बने हुए पराठे थे। मैंने रस्मी लहजे में पूछा, मेरा तमाम पराठे चट कर जाना आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो मुस्कुराया, अच्छा लगेगा। मैंने झिझकते हुए पूछा, आपने अपनी बहन को बदनसीब क्यों कहा है? न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि सोया हुआ वजूद रोमाना का था और उसकी बदनसीबी में किसी न किसी तरह मेरी जात भी मुलव्विस थी। वो बोला, मेरा नाम सिकंदर है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चाय का कटोरा आग से उतार कर वो स्टील के मग में चाय उंडेलने लगा। मैंने अपने नाम का आखिरी हिस्सा बताया, इब्ने हैदर। वो बोला, तो हैदर भाई, बात यह है कि फजूल और बेफायदा कहानी सुनकर यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। छोड़े इसे, अपनी कहानी सुनाएं। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अब तो मेरा शौक और भी बढ़ गया है, इसलिए पहले मैं आपकी कहानी सुनूंगा और उसके बाद अपने बारे में बताऊंगा। यूं भी मैंने शाम को ही आगे जाना है और उसमें अभी काफी वक्त पड़ा है। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद वो तफसील बताने लगा। सच कहूँ तो हैदर भाई, हमें खुद मालूम नहीं इस बेचारी के साथ क्या मसला है। करीबन 2 साल होने को हैं। मैं अपने बड़े भाई के साथ मजदूरी करने शहर को गया हुआ था। उन्हीं दिनों उस बदनसीब के साथ कोई हादसा पेश आ गया। उस दिन घर पहुंची तो बहकी बहकी बातें कर रही थी। इसके पास एक सफरी थैला भी मौजूद था जिसमें जनाना लिबास, शॉल और स्वेटर वगैरह के साथ पिस्तौल और मर्दाना लिबास भी मौजूद थे। घर वालों के पूछने पर उसने कुछ भी न बताया, बस यही कहती रही कि वो चला गया है, अजनबी चला गया है। वो थैला उसने आज तक संभाल कर रखा हुआ है और उसके बाद उसकी हालत न संभल सकी। उसका शौहर भी हमारे साथ मेहनत मजदूरी करने शहर गया हुआ था। सास ने उसकी हालत के पेश नजर उसके मैके भिजवा दिया। इससे पहले भी वो अपनी और सास के घर की बकरियां इकट्ठे ही चराने के लिए लाया करती थी। इसकी हालत देखकर अब्बू जान ने उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, मगर उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मजबूरन अब्बू जान को उसके साथ ही आना पड़ा। वो झाड़ी देख रहे हो? उसने मचान वाली झाड़ियों के झुंड की तरफ इशारा किया। वहाँ ऐसी जगह बनी हुई है जैसे किसी ने वहाँ रात गुजारी हो। ये आते ही बेताबी से उसी झाड़ी की तरफ बढ़ गई और फिर ये इसका मामूल बन गया। हमारी वापसी तक ये अब्बू जान के साथ आती रही और इसकी यही रोजमर्रा होती कि सुबह सवेरे आते ही इस झाड़ी में बनी हुई जगह को देखती और इसे खाली पाकर इसी जगह बैठ जाती जहाँ अब सोई हुई है। इसके शौहर ने वापस आकर इसे घर ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने इनकार कर दिया और साफ लफ्जों में उससे तलाक मांग ली। असफन यार हमारा चचाजाद भाई है, लेकिन कब तक इंतजार करता। 5-6 माह बाद उसने मजबूर होकर इसे तलाक दे दी। इससे पहले हमने इसे शहर जाकर डॉक्टर को भी दिखाया, हकीमों से भी दवाई ली, पीरों और आमिलों से भी राब्ता किया, तावीज वगैरह लिए, दम करवाया, मगर इस पर कोई असर न हुआ। बस खामोश रहती, किसी से कोई बात न करती और बिला नागा यहाँ हमारे साथ आती है। नमाज रोजे की भी बहुत ज्यादा पाबंदी करती है, तहज्जुद भी पढ़ती है और लंबी लंबी दुआएं मांगती है। अब तो गाँव की कई औरतें अपने बीमार बच्चों को इसके पास लाकर दम करवाने लगी हैं। ये बेचारी सारी सारी रात जाग कर गुजार देती है। अलबत्ता यहाँ आकर इसे कुछ सुकून मिलता है। सुबह एक बार आकर झाड़ी में बनी मचान को देखकर ये यहीं बैठी रहती है या चादर तान कर सो जाती है और जो ही आंख खुलती है सबसे पहले जाकर मचान को देखती है। पीर बाबा कह रहे थे कि उस पर ताकतवर जिन का साया है और उन्होंने जिन को दूर करने के लिए 1-2 चिल्ले भी काटे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें यही बात गैर सेहतमंदाना है कि जहाँ बिला नागा आती है, रात रात भर सोती नहीं है और किसी से बातचीत नहीं करती। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं कि हमें ज्यादा परेशानी होती। पीर साहब ने भी हमें मना कर दिया कि इसे यहाँ आने से न रोका जाए। 1-2 सियाने कहते हैं कि इसे किसी मुजाहिद से मोहब्बत हो गई है, मगर इसने खुद कभी ऐसी बात नहीं की। बस कभी कभी अजनबी कब आओगे कि चंद अल्फाज इसके होंठों से अदा होते हैं। इस वजह से हमें भी यही लगता है कि वो सियाने सच कहते हैं, इसे किसी अनजान शख्स से मोहब्बत हो गई है और ये उसी का इंतजार कर रही है। न जाने उसका इंतजार कितना तवील है। सिकंदर की आवाज भर्रा गई थी। मेरे दिल की भी अजीब हालत हो गई थी। रोमाना की कहानी अजीब मोड़ पर थी। क्या मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसके पसे पर्दा रोमाना की दुआएं थी? क्या मेरी जाने हयात पलवशा की मौत इसी वजह से हुई थी कि मेरी जिंदगी में रोमाना वापस आ सके? मेरा जेनिफर जैसी लड़की की हर ऑफर को ठुकरा देना, फिर मेरा पोस्ट से फिसल कर इंडिया की जानिब नीचे गिरना और इतनी जिद्दोजहद के बाद एकदम वहाँ पहुँच जाना, यूं जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे वहाँ खींच कर लाई हो। क्या ये सब रोमाना की मोहब्बत के दम कदम से हुआ था? मुझे खामोश पाकर सिकंदर पूछने लगा, परेशान हो गए ना? मैंने कहा, वैसे आप लोगों ने किसी जवान को इस मचान वाली जगह पर बिठाकर इसका जायजा लेना था कि ये क्या करती है। वो बोला, सही कह रहे हो, मगर ऐसा कोई ख्याल हमारे जहन में नहीं आ सका था। मैंने कहा, अच्छा ये किस वक्त जागती है? वो बोला, कभी कभी शाम तक सोई रहती है और कभी घंटे आध घंटे बाद ही जाग जाती है। मैंने कहा, अच्छा यूं करो, मैं मचान में दाखिल होता हूँ,
आप जरा इसे जगाएं, देखें तो क्या करती है। बज़ाहिर मैंने आम लहजे में एक तजवीज बताई, मगर दर हकीकत मैं एक फैसले पर पहुंच चुका था। उसकी हालत का जिम्मेदार मैं था और उसे उसके महबूब से मजीद जुदा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं था। किसी प्यारे के बिछड़ने पर दिल की क्या हालत होती है ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता था। पलवशा की जुदाई ने मुझ पर जो जुल्म ढाया था, यकीनन वैसी ही हालत रोमाना की भी थी, बल्कि मैं तो चंद माह में संभल गया था और जिंदगी की तरफ लौट आया था। रोमाना की मोहब्बत मुझसे भी कई गुना बड़ी हुई थी कि वो आज भी उसी जगह मौजूद थी जहां उसका महबूब बिछड़ा था। सिकंदर ने झिझकते हुए कहा, शायद ऐसा करना मुनासिब न हो, न जाने क्या रद्द अमल जाहिर करे। उससे मजीद बहस किए बगैर मैं मचान की तरफ बढ़ गया। ये जरूरी है। सिकंदर चंद लम्हे तो वहीं सर झुकाए बैठा रहा, फिर मुतज़ब्ज़ब हालत में उठकर सोई हुई बहन की तरफ बढ़ गया। सर के करीब बैठकर उसने रोमा के सर पर हाथ रखा। वो फौरन ही उठ बैठी। एक नजर भाई पर डालकर उसने मचान की तरफ देखा और उसी तरफ आने लगी। उसका बिल्कुल वही हुलिया था जो मैंने पहली बार देखा था। गहरे सब्ज और सुर्ख रंग के टखनों तक आई खुली कमीज, सर के बालों पर मखसूस अंदाज में बांधी हुई चादर जो नींद की हालत में भी उसके सर से अलहदा नहीं हो सकी थी। न जाने मुझे देखकर वो क्या रद्द अमल जाहिर करती। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो 4-5 कदम दूर थी जब मैंने मचान से बाहर निकलने के लिए पर तोले। टहनियों में हरकत होती देखकर वो एकदम रुक गई थी। जो ही मैं सीधा हुआ उसने एक लम्हा अपनी आंखों को मल कर देखा। अगले ही लम्हे मेरे अजनबी कहते हुए वो मकनातीस की तरह मुझसे आ चिमटी। मैं जानती थी आप वापस आएंगे। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि मेरी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। मैं अपने अजनबी का इंतजार कर रही थी और करती रहती यहाँ तक कि मौत आ जाती। उसके मुंह से बेरब्त बातें निकल रही थी। मेरे कंधे पर सर टेके वो अपनी मधुर आवाज में बोलती रही। मेरी नजरें उसके भाई सिकंदर की तरफ उठी। उसने रोमाना को मेरे साथ लिपटते देखकर अपना रुख मोड़ लिया था। मैंने उसके कान में आहिस्ता से कहा, रोमा, तुम्हारा भाई भी यहाँ मौजूद है। एकदम उसकी गुफ्तगू में ठहराव आया और वो मुझसे अलहदा हो गई। काफी कमजोर हो गई थी। सुर्खो सफेद चेहरे पर हल्की सी पीलाहट भी नजर आ रही थी। एकदम पीछे हटकर वो मेरी आंखों में झांकते हुए मुल्तजी हुई, अब्बू जान को मिलेंगे ना? मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, इसीलिए तो इतनी दूर से घसीट कर यहाँ लाया गया हूँ। उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था। आए आपको भाई से मिलाती हूँ। वो सिकंदर की तरफ बढ़ गई। वो एक बार फिर आग के करीब जा बैठा। मेरे करीब पहुँचते ही वो धीमे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, तो वो आप थे? मैंने कहा, हाँ मैं ही था। मैंने उसके साथ ही जमीन पर नशिस्त संभाल ली। रोमाना भी भाई के साथ ही बैठ गई, लेकिन उसकी साहिराना आंखें मुझ पर गड़ी रही। न जाने उन आंखों में कितनी चाहतें, कितना खुलूस, कितनी अकीदतें और कितनी वारफ्तगी छुपी थी। आपने गोया मर्द की बेवफाई की दास्तानों को हकीकत कर दिखाया। उसके लहजे में तंज की बजाय दुख की आमेजिश थी। मैंने कहा, मेरी कहानी सुने बगैर आप ये कहने में हक बजानिब हैं। वो बोला, सुनाए। सूरज के गुरूब होने में तो अब भी काफी देर है। मैंने कहा, मैं एक शादीशुदा लड़की से क्या ताल्लुक रखता? वो बोला, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा, मैं लाइल्म था। इसी जगह रोमा से मुलाकात हुई थी। मैंने उसे 2 इंडियन फौजियों के चुंगल से रिहाई दिलाई और अनजाने में मोहब्बत कर बैठा। रोमाना की बजाय मैंने जुर्म मोहब्बत अपने जिम्मे लिया कि असल बात बताने में उसकी सुबकी थी। उस वक्त मैं किसी मिशन पर जा रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने दिल की बात न बताई। वापसी पर मैं उसके लिए कपड़ों वगैरह का तोहफा लाया था। जो ही मैंने इसके वालिद से मिलने की बात की, इसने अपने शादीशुदा होने की बात बता दी। बस हवास बाख्ता होकर मैं भाग पड़ा। आज फिर एक मिशन से वापसी हो रही थी। भूला भटका बचता बचाता मैं यहाँ पहुँच गया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एक भोली भाली लड़की ने मेरे भाग जाने को दिल पर ले लिया था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले लौट आया होता। उसने खोए खोए लहजे में पूछा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, आपके वालिद साहब को मिलकर झोली फैलाऊंगा। रोमाना का चेहरा खिल उठा। सिकंदर ने एक नजर बहन के चेहरे पर डाली और फिर पूछने लगा, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? मैंने साफ गोई से कहा, की थी मगर वो साथ ना निभा सकी। उसके मरने के बाद ही तो इस तरफ का रुख कर पाया हूँ। उसने पूछा, आपका ताल्लुक मुजाहिदीन के किस ग्रुप से है? मैंने कहा, मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है। पहली बार मुझे सिकंदर के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आई थी। क्या ये सच है? उसने तस्दीक चाहने वाले अंदाज में पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ। वो बोला, अच्छा मैं बकरियों को इकट्ठा कर लूं? उसने खड़े होकर लाठी संभाली। अब नामालूम वो सचमुच बकरियां इकट्ठी करना चाहता था या हमें तन्हाई में बातचीत का मौका देना चाहता था। उसके झाड़ियों के पीछे उजल होते ही रोमाना के मुस्कुराते लबों से शिकवा फिसला। इतनी देर लगा दी, मैं तो अब तक मायूस हो चुकी थी। मैंने कहा, अब भी आया तो नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। वो हैरान रह गई, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें अपने रब पर पूरा भरोसा है। बस समझ लो कि ये उसी यकीन का करिश्मा है जो मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो बोली, साफ साफ बताए ना। उसके होंठों पर मलकूती तबस्सुम फैला हुआ था। मेरी वापसी के साथ ही उसकी शोखी, शरारत और हंसी लौट आई थी। मैंने तफसील बतलाते हुए कहा, मैं 1 हफ्ता पहले कारगिल के महाज पर दुश्मन से बरसरे पैकार था। हमारी पोस्ट पर दुश्मन की गन का गोला लगा, जिसकी वजह से मैं फिसल कर इस जानिब आ गिरा और उसके बाद मुसलसल दुश्मन से जान बचाकर भागता रहा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रुख किस तरफ है। आज सुबह सवेरे यहाँ पहुंचा और झाड़ियों के एक झुंड में मचान बनाकर सो गया। दोपहर को आंख खुली
2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख से बेताब होकर मचान से बाहर निकला तो इलाके को पहचान लिया। बस फौरन ही इस तरफ दौड़ा चला आया कि शायद तुमसे मुलाकात हो जाए और एक बार फिर तुम मुझे खाना खिला दो। यहाँ तुम्हारे भाई से मुलाकात हुई, उसने तुम्हारे बारे में तफसील बतलाई और बाकी की कहानी तुम्हें मालूम है। उसने करीब खिसकते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में थामा। अब्बू जान से मिलेंगे ना? उसने दोबारा वही बात पूछी जिसका जवाब मैं उसे और उसके भाई को लहदा दे चुका था। मैं हंसा, एतबार नहीं है। उसकी गुनगुनाती हंसी उभरी, झूठे पर कौन एतबार करे? मैंने कहा, झूठा मैं हूँ या तुम? वो नाज से बोली, आप हैं झूठे। मैंने कहा, पता है मुझे तुम्हारा नाम भी याद है। वो बोली, बताओ जरा। मैंने कहा, रोमा। उसने नाज भरे लहजे में कहा, आप सिर्फ रोमा के हैं ना? एक गहरा सांस लेते हुए मैंने कहा, हाँ अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो हैरान रह गई, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा, यहाँ से जाने के बाद मुझे एक ऐसी लड़की मिली थी कि उस जैसी अल्लाह पाक ने दूसरी नहीं बनाई। उसने मुझे मोहब्बत दी, मेरा ख्याल रखा और फिर निहायत मुख्तसर वक्त के लिए मेरी जिंदगी में उजाले बखेर कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। वो बोली, अगर आपकी बीवी जिंदा होती तब भी मैं आप ही से शादी करती। मैंने कहा, मुझसे शादी करने के बाद घर वालों से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेंगे। मैंने उसकी तवज्जो असल हकीकत की तरफ मबजूल की। वो बोली, जानती हूँ। मेरा हाथ अपने होंठों से लगाते हुए वो पुरअज़्म लहजे में बोली, यूं भी लड़की शादी के बाद घर वालों के लिए पराई हो जाती है। हम गुरूबे आफ्ताब तक बातें करते रहे। इस दौरान उसने एक बकरी का दूध निकाल कर मेरे लिए चाय बनाई थी। उसे बकरी के साथ मसरूफ देखकर उसका भाई कहे बिना न रह पाया, ये एकदम पुराने वाली रोमी बन गई है। मलगजा अंधेरा छाते ही हम वहाँ से चल पड़े। आबादी में दाखिल होते होते अच्छा खासा अंधेरा छा गया था। घर में रोमा का बाप शफीक, माँ रेहाना और बड़ा भाई अनवार मौजूद थे। तीनों ने हैरानी से मुझे देखा था। मुझसे भी ज्यादा हैरानी उन्हें रोमाना पर हो रही थी जो खुशी से खिली पड़ रही थी। सिकंदर ने मुझे एक कमरे में ले जाकर बिठाया। रोमाना भी दूसरी चारपाई पर बैठ गई। सिकंदर जूं ही बाहर निकला, मैंने रोमाना को कहा, बेवकूफ, मेरे साथ अकेले बैठना मुनासिब नहीं है। उसके चेहरे पर नामालूम खौफ की झलक नजर आई और उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, आप फिर कहीं चले जाएंगे? मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर कहीं जाना होता तो आता क्यों? वो भोलपन से बोली, ठीक है मैं दरवाजे पर बैठ जाती हूँ, वहीं से आप पर नजर रखूंगी। मैं बेबसी से बोला, मैं कैदी बनाकर तो नहीं लाया गया ना? वो बोली, मुझे तंग न करें, मैं बहुत डरी हुई हूँ, समझे आप? उसने खुलकर अपने डर का इजहार कर दिया। मैंने उसे जज्बाती तौर पर वरगलाना चाहा, मुझ पर एतबार नहीं है। उसने ज़ुमानी जवाब दिया, आप पर एतबार तो पहले भी था। मैंने कहा, मतलब तुमने मेरा ड्रामा जरूर बनाना है। उसने दुख भरे लहजे में कहा, आप चाहते हैं कि मैं बेचैन और खौफजदा रहूं? मैंने बेबसी से सर थाम लिया। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, मेरे घर वालों से शर्माने की जरूरत नहीं, वो मेरे किसी काम में दखल नहीं देते। मैंने कहा, तुम बगैर निकाह के एक गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बैठी हो और तुम्हारे घर वालों को एतराज नहीं होगा। मैंने जरा सख्त लहजे में उसे डांटा। वो तुर्की बतुर्की बोली, आप मुझसे शादी करने वाले हैं, गैर मर्द कैसे हुए? मैं गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। सिकंदर मेरे लिए खाना ले आया था। मेरे सामने खाने के बर्तन रखते हुए बहन को मुखातिब हुआ, रोमी जाओ खाना खा लो, तुमने दिन को भी नहीं खाया था। वो बोली, मुझे भूख नहीं है। वो वहाँ से हिलने पर आमादा नहीं थी। सिकंदर बोला, अच्छा अम्मी जान बुला रही हैं, उनसे बात कर लो। यकीनन वो उसे वहाँ से भेजना चाहता था। उसने साफ अल्फाज में अपने इरादे का बता दिया। बोली, जो कुछ कहना है यहीं आकर कह दें। सिकंदर ने उसे डांटा, रोमी अब बदतमीजी भी शुरू कर दी है। एकदम उसकी खूबसूरत आंखों में नमी उभरी और उसने सर झुका लिया, मगर उठने की कोशिश उसने फिर भी नहीं की थी। उसके आंसू देखकर सिकंदर परेशान हो गया था। इसमें रोने की क्या बात है? वो बोली, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। मैं जानती हूँ आप इन्हें भगा देंगे। उसने खुलकर अपने डर का इजहार किया। उसी वक्त उसका बाप और बड़ा भाई भी वहाँ आ गए। उसका वालिद यकीनन वहाँ होने वाली बातचीत से बेखबर था। बोला, रोमी बेटा जाओ खाना खा लो। सिकंदर ने बाप को बाहर चलने का इशारा किया। इसे छोड़ें अब्बू जान, आप जरा मेरी बात सुनें। और उसके वालिद सर हिलाते हुए उसके साथ हो लिए। मैं खुद को खासा हवन्नक महसूस कर रहा था। रोमाना की बेवकूफी ने मुझे खिजालत में मुब्तला कर दिया था। सूरत हाल से बेखबर अनवार मुझसे हाल अहवाल पूछने लगा। मेरे खाना खाते ही उसने बर्तन उठाए और बाहर निकल गया। सिकंदर और शफीक अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों से मुतशर्रे परेशानी मेरी निगाहों से ओझल नहीं थी। वो लड़की वाले थे, लड़की भी ऐसी जिसका ज़हनी तवाज़ुन उनकी निगाहों में ठीक नहीं था। मैं एक फैसले पर पहुंच चुका था, इसलिए बगैर वक्त जाया किए मैं शफीक साहब को मुखातिब हुआ। शफीक चचा, एक अर्ज करना थी। वो बोले, कहो बेटा। मैंने कहा, उसूलन ये बात मेरे वालिदैन को करना चाहिए थी, मगर माजरत खां हूँ कि वो पाकिस्तान में हैं और अगर रास्ते में इंडियन फौज का कड़ा पहरा न होता तो यकीनन मैं उन्हें ही जहमत देता, मगर अब बहालत मजबूरी मुझे खुद ही ये बात करना पड़ रही है, इसलिए मेरी जसारत को नजरअंदाज कर देना आपका बड़ापन होगा। मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है और मेरा नाम ज़ीशान हैदर है। मैं आपकी बेटी रोमाना से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ और वादा करता हूँ कि उसे खुश खुरम रखूंगा। शफीक साहब ने एक गहरा सांस लिया। बोले, आपके हमरा रोमी को विदा करने का मतलब यही है कि हमने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अगर मैं अपनी बेटी के एहसासात से नावाकिफ होता तो यकीनन मेरा जवाब ना में होता।
इससे ये मुराद न लेना कि मैं पाक आर्मी के किसी जवान को रिश्ता देने से इनकारी हूँ। असल मसला रोमी की जुदाई का है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसकी खुशी के सामने इसकी जुदाई के दुख की कोई हैसियत नहीं। इसलिए मेरी तरफ से हाँ समझो बेटा। रोमाना का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बाप के नजदीक जाकर उनसे लिपट गई। शफीक उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, जानता हूँ बेटी। इमाम मस्जिद रोमाना का सगा मामू था। इशा की नमाज के बाद सिकंदर उन्हें बुला लाया था। निकाह का खुतबा पढ़कर उन्होंने शफीक साहब से हक महर के बारे में दरियाफ्त किया। वो सादगी से बोले, हक महर शरई होगा। मैं मुखिल होते हुए बोला, चचा जान, शरीयत तो कोई हक महर मुकर्रर नहीं करती। मौलवी साहब बोले, बच्चा ठीक कह रहा है, तो ऐसा है 50,000 ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने नफी में सर हिलाया नहीं। शफीक साहब और उसके दोनों बेटों के चेहरों पर खिफ़त जाहिर हुई, मगर मेरा अगला फिक्रा सुनकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। मैंने कहा, कम से कम 5 लाख, और अगर चचा जान या रोमा चाहे तो इससे भी ज्यादा बता सकते हैं। शफीक चचा ने बज़ाहिर हल्का सा एतराज किया, बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, मौलवी साहब ने कहा, शुरू करें। चचा जान मुरव्वत में ऐसा कह रहे हैं, वरना इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि रोमा जैसी लड़की का ये हक महर बहुत कम है। मौलवी साहब सर हिलाते हुए कौल करवाने लगे। रोमाना बजाते खुद इस महफिल में मौजूद थी। मेरी मिन्नत के बावजूद वो वहाँ से हटने पर आमादा नहीं हुई थी। मौलवी साहब के रुखसत हो जाने के बाद मैं उससे मुखातिब हुआ, अब तो कोई खतरा नहीं रहा। यकीनन तुम्हें दूसरे कमरे में जाने पर कोई एतराज नहीं होगा। रोमाना के कुछ कहने से पहले शफीक साहब मुस्कुराते हुए बोले, अब इसे जाने की क्या जरूरत है। ये कहकर उसने बारी बारी हम दोनों के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कमरे से निकल गए। वो रात रोमाना के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। अपने अजनबी के साथ वो जाने क्या क्या बातें करती रही। गुज़श्ता 2 साल की जुदाई की कसर वो एक ही रात में पूरा करना चाहती थी। मेरी लाई हुई चूड़ियां, कपड़े, स्वेटर वगैरह उसके पास वैसे ही महफूज थे। ग्लॉक 19 पिस्टल भी वैसे का वैसा ही रखा था। मेरी ख्वाहिश पर उसने मेरे लाए हुए कपड़े पहन लिए। इन कपड़ों को 2 साल बाद वो मकाम नसीब हुआ था जिसके वो हकदार थे। शफीक साहब ने दरखास्त की थी कि मैं और रोमाना एक हफ्ता उनके साथ गुजारें। हफ्ते की बजाय मैंने पूरा महीना वहाँ रहने पर आमादगी जाहिर कर दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि इंडियन फौजी मेरी तलाश से बिल्कुल ही मायूस हो जाएं, तब रोमाना के साथ सरहद उबूर करूं। वो महीना मैंने करीबन एक ही कमरे में बंद रहकर गुजारा था, और इस दौरान रोमा भी खाल ही बाहर निकलती थी। वो अपनी खुलूस भरी मोहब्बतों और चाहतों के साथ मुझ पर यूं टूट कर बरसी कि मेरी कई हसरतों को ताबीर की शक्ल दी गई। उसकी मोहब्बत में एक किस्म की अकीदत शामिल थी। शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा करीबी रिश्ता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। जिस तरह इंसान पहने हुए कपड़ों से कुछ पोशीदा नहीं रख सकता, इसी तरह मियाँ बीवी का एक दूसरे से ना तो कुछ राज में होता है और ना हो सकता है। वो मुझे अब भी अजनबी कहकर बुलाती। ये मेरे साथ अजीब मामला था कि चाहने वाले मुझे मुख्तलिफ नामों से मुखातिब करते। माहीन और फुप्पो जान मुझे शानी कहती थी, जेनिफर जी कहकर बुलाती, रोमाना अजनबी कहती, सरदार राजा कहकर मुखातिब करता, और मेरी जाने हयात पलवशा मुझे राजू कहती। और अपने बहुत से चाहने वालों और अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए मैं SS था। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला था। एक शाम को मैं और रोमा जाने के लिए तैयार खड़े थे। उसके भाइयों ने सरहद तक हमारे साथ जाना था, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया था। उस रास्ते पर मैं 2 बार सफर कर चुका था, और एक स्नाइपर जिस रास्ते पर एक बार भी सफर कर ले, वो रास्ते की तमाम खूबियों खामियों से वाकिफ हो जाता है। एक जज्बाती मुकालमे के बाद रोमा बारी बारी तमाम घर वालों से गले मिलकर विदा हुई। मैंने उन्हें अपना फोन नंबर दे दिया था ताकि जब भी उनका दिल चाहे वो शहर जाकर रोमा से बात करके उसकी खैरियत मालूम कर सकें। उसके साथ मैंने ये भी वादा किया था कि जब भी मुमकिन हुआ कानूनी तरीके से सरहद पार आकर रोमा के घर वालों से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। वापसी के सफर में मैंने बहुत ज्यादा एहतियात बरती थी, क्योंकि मेरे साथ बीवी भी थी। उसकी मौजूदगी में यकीनन मैं दुश्मन का मुकाबला न कर पाता, लेकिन कश्मीर और कारगिल की सरहद ऐसी है जिससे दोनों अतराफ की अफवाज मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकती। सारे नालों और पहाड़ियों पर आर्मी की तैनाती नामुमकिन है। अलबत्ता किसी जासूस वगैरह की आमद की पेशगी इत्तला पर मुख्तलिफ नालों में नाके वगैरह लगाकर आने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरी वहाँ आमद पुरानी हो गई थी, इसलिए हालात एक बार फिर मामूल पर आ गए थे। पूरी रात हम आराम से सफर करते रहे। रोमा एक कश्मीरी चरवाहन थी जिसकी सारी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों पर गुजरी थी। पहाड़ी रास्तों पर चलने के मामले में वो मुझसे कुछ बेहतर ही थी। पलवशे भी पहाड़ियों पर लोमड़ की तरह तेजी से हरकत करती थी। रोमा की बेतहाशा मोहब्बत पाकर भी वो दुश्मन जान भूलने में नहीं आ रही थी, क्योंकि हकीकत यही थी कि इंसान जिंदगी में सच्ची मोहब्बत एक बार ही करता है, और वो मैंने पलवशे से की थी। रोमा मुझे बहुत प्यारी थी। मैं उसका ख्याल रखता था, उसकी बातों को मानता था, उसे किसी किस्म की तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता था, मगर वो पलवशे की जगह नहीं ले सकती थी। पलवशे की मुकम्मल कहानी मैं रोमा को सुना चुका था, और उसने अफसोस का इजहार करते हुए फकत इतना कहा था, काश वो जिंदा होती।
یقیناً میں اسے اپنی چھوٹی بہن جیسی محبت دیتی، حالانکہ وہ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ پلوشے کی زندگی کی صورت میں وہ کبھی بھی میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ایسا کہہ کر میں اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میری محبت میں اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں اس کی جتنی قدر، جتنی عزت اور جتنا احترام کرتا کم تھا۔ پوری رات سفر کرنے کے بعد ہم نے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے چھپنے کی ایک جگہ تلاش کر لی تھی۔ گھر سے چلتے وقت روما راستے کے لیے پراٹھے بنا کر ساتھ رکھ لیے تھے۔ کھانا کھا کر میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اسے سونے کا کہہ کر خود بیٹھا رہا۔ اپنی بیوی کو آرام پہنچانا ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ دوپہر کو اٹھ کر اس نے زبردستی مجھے سلا دیا تھا۔ شام کو ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا اور رات کے 2-2:30 بجے کے قریب ہم پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے درمیان موجود چند گھروں کی آبادی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ دیکھا جاتا تو وہ گھر بہت غلط جگہ پر بنے تھے کہ دونوں افواج کے فائرنگ کے تبادلے سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا تھا اور اب برف باری کسی بھی وقت متوقع تھی۔ کارگل کی پہاڑیوں پر تو یقیناً اس مہینے میں اچھی خاصی برف پڑ چکی ہوتی ہے، البتہ اس جانب برف باری اکتوبر-نومبر میں جا کر شروع ہوتی ہے۔ نالے میں پانی پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے جوتے اتار کر نالا عبور کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ گیلے جوتوں کے ساتھ آگے سفر کرنا پاؤں کو خراب کر دیتا۔ البتہ روما کو میں نے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ چاند طلوع ہو چکا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں ہم آگے بڑھنے لگے تھے۔ بارودی سرنگی قطعے کے قریب جا کر میں نے ٹارچ کی روشنی پاک آرمی کے جوان کی طرف پھینکی کہ وہاں سے آگے ہم اس کی نظروں میں آئے بغیر نہیں جا سکتے تھے، حالانکہ مجھے وہاں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ ٹارچ کی روشنی پر سنتری چوکنا ہو گیا۔ کون؟ میں نے فوراً جواب دیا، دوست ہوں۔ اس نے فوراً ہی مجھے خبردار کر دیا، آگے نہ بڑھنا، تم بارودی سرنگوں کے قریب کھڑے ہو۔ میں نے کہا تو آ کر ہمیں لے جاؤ۔ راستہ معلوم ہونے کے باوجود میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا کہ 2 سال میں وہاں تبدیلی ہونا بھی ممکن تھا۔ اگلے 3-4 منٹ میں سنتری اور اس کے ساتھ موجود گارڈ کمانڈر وہاں پہنچ گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک خاتون کو دیکھ کر ان کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اپنا نام، نمبر اور یونٹ وغیرہ بتا کر میں شناخت کروائی اور سنتری کی رہنمائی میں ہم نے بارودی سرنگی قطع عبور کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پوسٹ کمانڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی بار جب میں نے سرحد عبور کی تھی اس وقت وہاں ایک اور یونٹ تعینات تھی جو اپنا عرصہ پورا کر کے کہیں اور جا چکی تھی۔ البتہ میری یونٹ سے رابطہ کر کے انہوں نے میری شناخت کو یقینی بنا لیا تھا۔ میرے کمانڈنگ آفیسر نے فوراً ہی مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ ان کے تئیں تو میں مر چکا تھا۔ مجھ سے بات کر کے اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ پوسٹ کمانڈر نے فوراً ہی اپنا رہائشی بنکر ہمارے حوالے کیا اور خود باہر نکل گیا۔ میں روما کے ساتھ آرام کرنے لیٹ گیا۔ دن چڑھے اٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا اور اس یونٹ کی بٹالین ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھ گئے جو وہاں سے 6 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے ہمیں گاڑی مل گئی تھی۔ کلیشنکوف میں نے اسی یونٹ میں جمع کروا دی تھی اور یونٹ کمانڈر نے فوراً ہی مجھے ایک لیٹر بنا کر دے دیا تھا کہ میں نے 1 عدد کلیشنکوف مع 5 فالتو میگزینوں کے وہاں جمع کروائی ہیں۔ پاک آرمی میں ہتھیاروں کے بارے میں اتنی احتیاط برتی جاتی ہے کہ ہتھیار کو غلط استعمال کرنا تو چھوڑیں، اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں سے ہم سول ویگن میں باغ پہنچے اور وہاں راولپنڈی کی بس میں بیٹھ گئے۔ شام 8 بجے کے قریب ہم پیر ودائی پہنچ گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی صوبیدار راؤ تصور صاحب کا نمبر ملا کر انہیں راولپنڈی آمد کا بتا کر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ میری بیوی موجود ہے اور میں گھر جا رہا ہوں۔ میرے زندہ رہنے کی خبر تمام یونٹ میں پھیل چکی تھی، بلکہ اس بارے میں وہ میرے گھر والوں کو بھی مطلع کر چکے تھے، جہاں میرا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ تصور صاحب نے مجھے خیریت سے لوٹنے پر مبارکباد دی، اپنے صوبیدار میجر بننے کی خوشخبری سنائی اور یقین دلایا کہ وہ میری زیادہ سے زیادہ چھٹی کروانے کی کوشش کریں گے۔ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا کر میں نے تلاگنگ تک ٹیکسی کروائی اور ابو جان کو کال کر کے اپنی آمد کا بتانے لگا۔ ابو جان میری آواز سن کر خوشی سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ یقیناً جو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھ چکا ہو، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کی خبر جھوٹی تھی تو اس نے خوشی سے بے قابو تو ہونا ہی تھا۔ گھر کے سامنے ٹیکسی کے رکتے ہی دروازہ کھل گیا۔ ابو جان نے فوراً ہی مجھے اپنی شفقت بھری آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس وقت ہماری بیٹھک مرد رشتہ داروں سے اور گھر زنانہ رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ ابو جان کے بعد پھپھو جان اور امی جان نے بھی مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ چونکہ وہاں کافی مرد موجود تھے، اس لیے میں نے امی جان کو کہا اپنی بہو کو اندر لے جائیں، میں باقیوں سے مل لوں۔ میری بات پر اس نے حیرانی بھری نگاہ میرے ساتھ کھڑی رومانہ پر ڈالی اور فوراً ہی انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر اندر لے گئیں۔ میں بیٹھک میں گھس گیا۔ چند لمحوں میں میری شادی کی خبر بھی تمام تک پہنچ گئی تھی۔ تمام سے مل کر شادی اور نئی زندگی کی مبارکباد سمیٹ کر میں ابو جان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو تمام عورتوں نے رومانہ کو گھیرا ہوا تھا۔ پھپھو جان اور امی جان کی خوشی دیدنی تھی۔ عدیل بھی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا لیا اور پھر مجھے عورتوں کے جھرمٹ میں ماہین نظر آئی، وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔
मेरी नजर पड़ते ही उसने अपना रुख मोड़ लिया। ये उसकी ही हिम्मत थी कि मेरे साथ ऐसा सलूक करने के बाद भी उसने मेरे घर आने की जुर्रत कर ली थी। क्योंकि मैंने उसे पहले ही दिन माफ कर दिया था, इसलिए उसे नजरअंदाज करके रिश्तेदार खवातीन के मुबारकबाद का जवाब देता रहा। तमाम औरतें रोमाना के हुस्न से बहुत मुतासिर हुई थी। रात गए जाकर वो भीड़ खत्म हुई। मैंने पलवशा वाले कमरे की बजाय उसके साथ वाले कमरे में रोमाना को रखा था, क्योंकि उस कमरे में मेरी पलवशा की खुशबू रची बसी थी। वो सेज अभी तक वैसे ही कायम थी। उसके कपड़े और जेवर वैसे ही पड़े हुए थे जैसे वो छोड़ कर गई थी, और मैं उन्हें हमेशा उसी हालत में रखना चाहता था। अगले दिन अब्बू जान ने बहुत बड़ी ज़ियाफत का बंदोबस्त किया था और पूरे गांव को खाने पर मदऊ किया था। मेरी यूनिट के काफी जवान भी मुझे मिलने पहुंच गए थे। तसव्वुर साहब ने आते ही मुझे 2 माह की छुट्टी की खबर सुनाई। इलियास भी खुसूसी तौर पर मुझे मिलने आया था। मेरे गले लगते ही वो रो पड़ा था। मैंने उसकी पीठ थपकते हुए उसे तसल्ली दी। उसी की ज़बानी मालूम हुआ कि पोस्ट पर खैरियत से जखीरा अंदोजी हो गई थी। अलबत्ता पोस्ट पर मौजूद जवान और यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर मेरे लिए बहुत परेशान थे। रोमाना ने घर वालों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। हमारे पहुंच जाने के अगले ही दिन उसके भाई सिकंदर की कॉल आई। हमारी खैरियत से पहुंच जाने का सुनकर वो बहुत खुश हुआ। रोमाना काफी देर तक भाई के साथ गुफ्तगू में मसरूफ रही। मुबारकबाद का ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल के मुताबिक हो गए थे। मेरी छुट्टी का महीना गुजर गया था। उस वक्त मैं अपने दोस्त उवैस की बैठक में बैठा गपशप कर रहा था जब अब्बू जान ने कॉल करके किसी मेहमान की आमद की बाबत बताया। उवैस से इजाजत लेकर मैं घर की जानिब बढ़ गया। बैठक में काबिल खान महसूद को देखकर मुझे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। उसे पुरतबाक अंदाज में मुआनिका करके मैंने बैठने का इशारा किया। गुफ्तगू की इब्तिदा ही उसने गिले शिकवे से की थी। उसके तई और तो छोड़ो, मैंने पलवशा की कब्र पर जाना भी गवारा नहीं किया था। मैं पुरज़ियत लहजे में बोला, सरदार काबिल खान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिसके बदन पर मिट्टी का जर्रा लगना मुझे गवारा नहीं था, उसे मनो मिट्टी तले दबा कैसे देख सकता था। और फिर उसने खुद भी तो हमारे पास दफन होना गवारा नहीं किया और अपनी बहन के पहलू को अपने लिए पसंद किया। उसने मुंह बनाया ये बहानेबाजी है। इस मर्तबा उसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश रहा। मैं मुझे खामोश पाकर वो कहने लगा, अच्छा, मैं एक खास सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मैंने कहा, हुक्म करो भाई। वो बोला, खुशहाल खान की बेटी और मेरे बेटे की शादी है और आपका आना निहायत जरूरी है। खुशहाल खान उसका मामूजात भाई था, लेकिन दोनों में बला की मोहब्बत थी। मैं खुश दिली से बोला, बड़ी खुशी की बात है यार, मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल कर लो। वो फौरन बोला, खैर मुबारक, लेकिन मैंने कोई और दरखास्त भी की है। मैंने कहा, काबिल भाई, आप तो जानते हैं कि हम फौजियों की छुट्टी निहायत ही मुख्तसर होती है और खुशी की ऐसी महाफिल में शिरकत करना उमूमन मुमकिन नहीं रहता। फिलहाल तो नहीं, अलबत्ता मैं जल्द ही आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। वो एकदम संजीदा हो गया, जान छुड़ा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो कुछ ऐसी मसरूफियात दरपेश आई हैं कि हकीकत में मेरा आना मुश्किल होगा। मैं सच में जान ही छुड़ा रहा था, क्योंकि उस इलाके में जाकर दुश्मन जान को याद करना मुझे और ज्यादा अज़ियत पहुंचाता। काबिल खान की बैठक में मैंने पलवशे के साथ बहुत कीमती लम्हात बसर किए थे। मैं उन लम्हात को याद करने से कतराता रहता। यकीनन वहाँ जाकर उसकी यादों ने उधम मचा देना था। काबिल खान बोला, तो क्या मैं इतनी दूर से यहाँ झक मारने आया हूँ या मेरा आप पर कोई हक भी नहीं है? काबिल खान ने अपने जज्बात के इजहार में जरा भर नरमी नहीं बरती थी। मैं बोला, मैंने ऐसा कब कहा है यार? उसे गुस्से में देखकर मैंने मफाहमती लहजा अपना लिया था। बोला, मोहतरम बशलाम, गांव के लोगों ने आपके लिए जान की कुर्बानी भी दी है। क्या इतनी जल्दी भूल गया है कि आपके लिए हमारे पूरे गांव ने गुलाम खेल जैसे बड़े कबीले से टक्कर ली थी? वो इतने गुस्से में था कि उसने एहसान जतलाने में भी शर्म महसूस नहीं की। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, आप तो नाराज ही हो गए हैं। वो बोला, हाँ, मैं नाराज हूँ और माफी चाहता हूँ कि आपको अपना समझकर यहाँ आ गया था। यकीनन आपका और हमारा ताल्लुक बस पलवशा की जिंदगी तक था। खुदा हाफिज। वो फौरन ही खड़ा हो गया। उसकी जज्बाती धूस के सामने मैंने फौरन ही हथियार डाल दिए। उसका बाजू थामते हुए मैं लजाजत से बोला, काबिल भाई, ऐसा तो खैर नहीं चलेगा। यहाँ से खफा होकर मैं आपको जाने नहीं दे सकता, और जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो मैं क्या, मेरा बाप भी इस शादी में शिरकत करेगा। वो बोला, बाप को जहमत न दें, जरूरत बस आपकी है। खुशहाल भाई की भी यही तमन्ना थी। निशानेबाजी का भी मुकाबला रखा है, शायद आप हिस्सा लेना चाहें। बस 2 दिन हमें दे देना, तीसरे दिन वापस आ जाना। मेरा मफाहमती लहजा सुनते ही उसकी नाराजगी खत्म हो गई। मैंने पूछा, कब आना होगा? वो बोला, इस जुम्मे और हफ्ते को, इतवार को आप वापस आ जाना। वो सोमवार का दिन था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं जुमेरात की सुबह यहाँ से निकलूंगा। काबिल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो खैर नहीं बोलूंगा कि कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा आप पर पूरा पूरा हक है। मैं भी मुस्कुरा दिया, बिल्कुल सही कहा। वो रात मेरे पास गुजार कर काबिल खान अगली सुबह वापस लौट गया था। जाने से एक दिन पहले मैंने रोमाना को भी तैयार होने का कह दिया था, मगर अब्बू जान, फुफ्फो और अम्मी जान ने साफ इनकार कर दिया। वो रोमाना को किसी सूरत वजीरिस्तान जाने की इजाजत देने पर तैयार न थे। मैंने भी उन्हें परेशान करना मुनासिब न समझा। बुध के दिन मैं सुपहर को घर से निकला
راولپنڈی جا کر میں نے دلہا دلہن کے لیے تھوڑی سی خریداری کی اور وہاں سے رات کو ڈیرہ اسماعیل خان کی گاڑی پکڑ کر صبح تم ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میں صرف ناشتہ کرنے رکا اور پھر وانا کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وانا سے وشلام کی ویگن بھی آسانی سے مل گئی تھی۔ میں جمعرات کی شام کو وشلام پہنچ گیا تھا۔ خوشحال خان اور قابل خان مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی بیٹھک میں قیام کرنا پڑ گیا تھا جہاں کبھی میں پلوشے کے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن گزارے تھے۔ اب تک بیٹھک کے اس کمرے سے پلوشے کی وجود کی خوشبو آ رہی تھی۔ جمعے کے دن نشانے بازی کے بہت بڑے مقابلے کا انعقاد ہوا تھا۔ قابل خان کے بہت زیادہ زور دینے کے باوجود میں نے اس مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ جیتنے والے نے 5 گولیاں فائر کر کے 300 میٹر کے فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنایا تھا۔ وہاں موجود وشلام گاؤں کے قریباً تمام لوگ مجھ سے واقف تھے۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد کافی لوگوں کے اصرار پر میں نے کلاشنکوف تھام لی تھی۔ صرف ایک گولی چلا کر میں نے اسی فاصلے پر موجود شیشے کو نشانہ بنا لیا تھا۔ لوگوں نے زوردار نعرے سے مجھے سراہا۔ ہفتے کی رات کو خصوصی پروگرام تھا۔ قابل خان نے پشتو کے 2 مشہور گلوکاروں کو بلایا ہوا تھا۔ عشاء کے بعد رباب کے تار اور طبلے کی دھمک سے وشلام گاؤں کے در و دیوار جھوم اٹھے تھے۔ گاؤں سے باہر انہوں نے پہاڑی کے دامن میں سٹیج بنایا ہوا تھا جہاں یہ محفل سجی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں پشتو ساز اور دھن سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے پلوشا کا خوبصورت وجود تھرکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کتنی حسرت سے کہا تھا، راجو میں اپنی شادی میں ناچوں گی۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب آپ تھکے ہارے باہر سے آئیں گے اور میں آپ کے سامنے کھانا رکھوں گی۔ جو آپ کو پسند نہیں آئے گا آپ مجھے ڈانٹیں گے اور میں روؤں گی اور آپ کھانا پینا بھول کر مجھے منائیں گے۔ میرے دل میں ایسی حسرت اٹھی جس کا پورا ہونا یقیناً ناممکن تھا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ معجزے صرف انبیاء پاک کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں راجے میاں۔ میں نے خود کو جھڑکا اور اپنی توجہ گانے والی کی طرف متوجہ کر لی جو اپنی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ میری پلوشا کے بال بھی تو اب بڑے ہو گئے ہوتے، کیا وہ بھی بالوں میں لگانے کے لیے پھول مانگنے کی ضد کرتی؟ کیا میں بھی یوں ہی موسم کی بہار کی منتیں کر رہا ہوتا؟ ایک دم میرے لیے وہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا۔ میں نے ساتھ بیٹھے قابل خان کو کہا، میرے سر میں درد ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا آرام کرنا چاہوں گا۔ وہ خفا ہونے لگا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے فوراً کہا، معذرت خواہ ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مصر ہوا، تھوڑی دیر بیٹھو، ایک خاص آئٹم سن کر چلے جانا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا، شکریہ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ بولا، اچھا وہ خاص آئٹم میں ابھی چلوا دیتا ہوں، آپ بس 2 منٹ بیٹھو۔ وہ اٹھ کر سٹیج کی طرف بڑھا، مگر میں اس کی ناراضی کو نظر انداز کرتا ہوا قناتوں کی 4 دیواری سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دور آتے ہی میرے کانوں میں قابل خان محسود کی آواز آنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ اعلیٰ کوالٹی کا ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہوئے بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ غالباً کسی مہمان گانے بجانے والی کے بارے میں کوئی اعلان کر رہا تھا، اور پھر اس وقت میں بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا جب میری سماعت میں ایک عورت کی درد بھری آواز گونجی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ گویا اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ کیا سماعتیں مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا قدرت میرے ساتھ کوئی مذاق کرنے پر تلی تھی؟ میری ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے گویا معذوری ظاہر کر دی۔ میں نے بیٹھک کے دروازے کا پٹ تھام لیا، میرا پورا جسم ہی گوش بن گیا تھا۔ اس آواز کو میں کیسے بھلا سکتا تھا؟ وہ پلوشے کی آواز تھی۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو سنبھال کر میں پیچھے مڑ کر بھاگا۔ 2-3 قدم لیتے ہی ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سازندے ساز بجا رہے ہیں یا نہیں، رباب کے تاروں کو چھیڑا جا رہا ہے یا نہیں، تبلچی اور گھڑا بجانے والوں کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں یا مصروف ہیں۔ میرے کانوں میں تو بس اس کی درد سے لبریز آواز گونج رہی تھی، اس رات کی صبح نہیں ہو رہی ہے یا اللہ، اور یہ اور بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ اس کے الفاظ صرف مانوی طور پر درد انگیز نہیں تھے، اس کی آواز سے ظاہر ہونے والی اذیت بھی دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھا اور پھر دوڑ پڑا۔ پہلے والی چوٹ مجھے بھول چکی تھی، بلکہ اس وقت میرے دماغ میں کچھ تھا تو وہ پلوشا کی آواز تھی۔ کیا کسی کی آواز اس قدر مماثل ہو سکتی ہے؟ وہ زندہ تھی تو کیسے؟ اسے چھپنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اور پھر جب خود مرضی سے چھپی تھی تو اتنے درد بھرے انداز سے گانے کا کیا جواز؟ اس کے الفاظ کو سنتا ہوا میں آگے بڑھتا گیا۔ کیا اسی وجہ سے قابل خان مجھ پر شادی میں شرکت پر زور دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ احسان جتلانے کی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت سے بھی باز نہ آیا؟ اور ابھی میرے محفل سے اٹھنے پر بھی اس نے میرے خصوصی آئٹم کو سننے پر کتنا زور دیا تھا۔ یقیناً وہ چاہتا تھا کہ مجھ تک پلوشا کا درد پہنچ جائے۔ اس کا درد و غم آواز کی صورت میں فضاؤں کا سینہ چیر کر مجھے بے حال کرتا جا رہا تھا۔ میں پنڈال میں داخل ہوا۔ ارد گرد کے علاقے سے بھی کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کی درد بھری آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز بند ہوئی، لوگوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر اس کے درد کو سراہا۔ اس کی نوحہ خانی اور بین سے لطف اندوز ہونے والے اس آواز کے پیچھے چھپی اذیت کو محسوس نہیں کر سکے تھے، یا اگر کی بھی تھی تو اسے کسی گلوکار کے کمال سے تشبیہ دی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا میں آگے نکلا۔
گلوکاروں کے بیٹھنے کے لیے زمین سے 4-5 فٹ بلند سٹیج بنایا گیا تھا۔ سٹیج کے سامنے دائیں بائیں چارپائیاں پڑی ہوئی تھی جن پر مختلف قبیلوں کے سردار، ملک وغیرہ براجمان تھے۔ سامنے کی طرف بھی چارپائیوں کی 2 قطاریں بچھی ہوئی تھی اور اس کے بعد عام لوگوں جس کو جدھر جگہ ملی تھی اس کی بنیاد پر چاروں طرف موجود تھے۔ میں چونکہ خصوصی مہمان تھا اس لیے پہلے سامنے کی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، البتہ ایک بار اٹھ کر جانے کے بعد مجھے آگے جانے کے لیے کافی زور لگانا پڑا۔ وہ مجھے سٹیج پر نظر آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر ایک پردہ لگا ہوا نظر آیا، وہ اسی کے پیچھے موجود تھی۔ لوگ اسی سے ایک گانے کی فرمائش کر رہے تھے اور میں تمام سے بے نیاز سٹیج کی طرف بڑھتا گیا۔ چارپائیوں کی قطار سے گزر کر خالی جگہ پر پہنچتے ہی میں بھاگ کر سٹیج تک جا پہنچا۔ سٹیج پر موجود گلوکاروں اور سازندوں نے شاید مجھے گیت سنگیت کا ایسا شیدائی سمجھا جو 2-3 بول سن کر گلوکاروں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ شاید لوگ بھی کچھ ایسا ہی سمجھ رہے ہوں، مگر اس وقت مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے حواس میں تھا ہی کہاں کہ کوئی سدھ بدھ ہوتی۔ جو ہی میں سٹیج پر چڑھا، دائیں بائیں کھڑے انتظامیہ کے آدمیوں نے میرے قریب آنا چاہا۔ سب سے پہلے قریب پہنچنے والے کی چھاتی پر میری زوردار لات پڑی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کوٹ کی جیب سے گلوک نکال کر لہراتے ہوئے دھاڑا، اگر کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں پردے کے پیچھے گھستا چلا گیا۔ باہر شور مچ گیا تھا، پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ کوئی چیخ کر لوگوں کو سب اچھے کی تسلی دے رہا تھا۔ میں تو پردے کے پیچھے موجود وجود کی طرف متوجہ تھا۔ 100% وہی تھی میری پلوشیں، میری جان حیات، مگر پہلے سے بہت بدلی ہوئی۔ وہ پلوشیں نہیں لگ رہی تھی۔ صرف ایک چیز جو اس کے جسم پر پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی وہ اس کے بال تھے جو اب کندھوں سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ان ریشمی بالوں کی بھی بری حالت تھی، الجھے ہوئے، روکھے اور بے رونق۔ شاید ان میں کئی ہفتوں سے کنگھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کے سرخ و سفید کندھاری اناروں کے مشابہ گال پچک کر اندر کو دھس گئے تھے۔ موٹی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا گداس جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ مجموعی طور پر اس نے ایسا حلیہ بنایا ہوا تھا جیسے بھیک مانگنے والی عورتوں کا ہوتا ہے۔ یقیناً اسے نہائے ہوئے بھی کافی ہفتے گزر گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے جلدی سے اپنی اوڑھنی چہرے پر لپیٹ لی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ ویران آنکھوں میں نمودار ہونے والے پانی کو وہ روک تو نہیں سکی تھی، البتہ چھپانے کے لیے اس نے چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ کسی مرد نے مجھے واپس لے جانے کے لیے بازو سے پکڑا۔ میں ایک دم گھوما۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میرا بھرپور مکہ اس کی کنپٹی پر پڑا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں دھاڑا، کہا نا اگر کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ قابل خان اندر داخل ہوا۔ ذیشان بھائی بات تو سنیں۔ میں نے کہا قابل خان بکواس بند کرو اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں تمہارا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ پلوشے کی موت کی جھوٹی خبر اسی نے تو ہم تک پہنچائی تھی۔ ہمیں حقیقت سے بے خبر رکھنے والا وہی تو تھا۔ اس نے مجھے منانے کی کوشش کی، میری بات تو سنو۔ میں نے کہا نہیں سننی تمہاری کوئی گھٹیا بات۔ یہ کہتے ہی میں نے گھٹنوں کے بل پلوشا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پستول جیب میں ڈالا اور اس کے بازوؤں سے تھام لیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ نہ جانے اس وقت میری آواز کن کیفیات کا مجموعہ بن گئی تھی۔ غصہ، درد، پریشانی، پشیمانی، اذیت، حیرانی، پتہ نہیں اور بھی کون کون سے احساس میرے لہجے میں شامل تھے۔ کوئل سی آواز میں وہ منمنا کر رہ گئی، مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، صحیح کہا، اگر جانتی ہوتی تو یقیناً یوں نہ کرتی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے دھاڑتے ہوئے قطع کلامی کر کے کہا، خاموش، تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے کانپی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں پڑی 2 بیساکھیاں پکڑ لی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا وہ معذور ہو گئی تھی؟ یقیناً یہی بات تھی، ورنہ اسے چھپنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اس سے پہلے کہ وہ بیساکھیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتی، میں نے دونوں بیساکھیاں اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے بازو میں تھی۔ وہ مجھے پہلے بھی پھول کی طرح لگتی تھی۔ اس وقت تو اس کے جسم پر گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی ناگوار بو بھی مجھے مشک عنبر سے زیادہ بھینی بھینی لگ رہی تھی۔ اس کی ہڈیوں کی سختی بھی ریشم و کمخاب سے ملائم محسوس ہو رہی تھی۔ رومانہ جیسی پرکشش لڑکی کی بے تحاشا محبت بھی میرے دل سے اس کی چاہت دور نہیں کر سکی تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح میرے دل کے سنگھاسن پر براجمان تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی محبوب ہو گئی تھی۔ اسے سینے سے لپٹائے ہوئے میں نے پنڈال کے عقبی راستے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ قابل خان وہیں کھڑا پشیمان نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ باقی لوگوں کو اس نے آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ میں پنڈال سے باہر نکلا۔ میرا رخ بیٹھک کی جانب تھا۔ اپنے نحیف بازو میرے گلے میں ڈال کر وہ میرے کندھے پر سر ٹیک کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ ساؤنڈ سسٹم پر خوشحال خان کی آواز ابھری۔ وہ لوگوں کو آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دے کر محفل جاری رکھنے کا پیغام سنا رہا تھا۔ میں بس پلوشا کے وجود کو محسوس کرتا ہوا بیٹھک کی طرف بڑھتا رہا۔ وہاں بیٹھک میں چند اور مہمانوں کا بھی بسیرا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میں نے بیرونی دروازہ کنڈی کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل ہو۔ ان مہمانوں کو قابل خان اور خوشحال خان خود ہی سنبھالتے۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بڑے آرام سے پلوشا کو ایک چارپائی پر لٹایا۔ اس کا جسم اب تک ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری چھاتی اس کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی تھی، جانے وہ خوشی کے آنسو تھے یا اپنے معذوری پر دکھ کے اظہار کے لیے بہائے گئے تھے۔ اس کے سر کی جانب بیٹھتے ہوئے میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر منتقل کیا اور صدیوں کی پیاسی نگاہوں کو اس کے دید سے سیراب کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اسے محسوس کرتا رہا۔ میں اس وقت کی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس وقت خوش تھا، اس سے سخت خفا تھا، پریشان تھا، اس کی معذوری کو دیکھ کر دکھی تھا، یا شاید میرے دماغ میں ان سب سے ہٹ کر کچھ چل رہا تھا۔